नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने बिहार के रोहतास जिले में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी में से पीड़ित परिवारजनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 17 महिला कैडेटों का पहला बैच आज स्नातक हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2025 की परीक्षा एक ही पारी में आयोजित कराने के निर्देश दिए। अमेरिका ने कहा, इजरायल ने गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जताई। और आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अडिग है और कभी नहीं रुकेगी। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सशस्त्र सेना ने पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमता को ध्वस्त कर दिया और नए भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा, भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हो या नक्सलवाद, देश के दुश्मनों से तेजी से निर्णायक रूप से निपटा जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। शांति, सुरक्षा, शिक्षा और विकास गांव-गांव तक बिना रुकावट के पहुंचेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने आज सवेरे बिहार के रोहतास जिले के दुर्गाडीह गांव में 48,520 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के 4 लेन के पटना गया डोभी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना 5,500 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। बिहार में आज हर तरफ 4 लेन और 6 लेन सड़कों का जाल बिछ रहा है। पटना से बक्सर, गया जी से डोभी, पटना से बोध गया जी, पटना, आरा, सासाराम, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, हर तरफ तेजी से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर गोपालगंज कस्बे में 249 करोड़ रुपए मूल्य की 4 लेन के एलिवेटेड राजमार्ग परियोजना का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में 47,573 करोड़ रुपए लागत की 15 बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। कानपुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चकेरी एयरपोर्ट पर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के नए भूमिगत खंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटमपुर में 660 मेगावाट 3 बिजली इकाइयों और पनकी में 1 थर्मल पावर परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त पनकी पावर प्लांट में कल्याणपुर तक 2 नए रेलवे पुलों का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात सुधार और शहरी सेवाओं पर केंद्रित 441 करोड़ रुपए से अधिक की 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ नगर का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से इस सीमावर्ती नगर में हुई गोलाबारी में संपत्तियों और धार्मिक स्थलों को हुए नुकसान का मौके पर जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि हर आतंकी हमले का जवाब दृढ़ता से दिया जाएगा। जब पाकिस्तान ने निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब
भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया। भारत के नागरिकों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। गृह मंत्री के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, वरिष्ठ अधिकारी और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने पाकिस्तानी गोलाबारी से पीड़ित परिवारों से डाक बंगले में मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। गृह मंत्री ने पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की और गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारजनों को नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। पाकिस्तान ने जो घोर निंदनीय हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया, वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। श्री शाह ने कल रात जम्मू में राजभवन में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि सरकार अमरनाथ यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारत के एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कल सऊदी अरब में अपना 3 दिवसीय राजनयिक मिशन संपन्न किया। प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में सीमा पार हमलों के मद्देनजर आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग रुख पर जोर दिया। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के बाद भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई के बारे में व्यापक रूप से विश्व को अवगत कराने के मिशन के रूप में सऊदी के विचारकों और भारतीय प्रवासियों के साथ व्यापक बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों के लिए कांग्रेस की निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि वे ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करके सशस्त्र बलों का मनोबल गिरा रहे हैं। डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। जयराम रमेश, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहाँ आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित संपूर्ण राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि स्वरूप विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को याद कर रहे हैं। 1935 में पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया 1957 में एक गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। कैप्टन सलारिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की भारतीय टुकड़ी के साथ दिसंबर 1961 में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। कांगो से बेल्जियम के लौट जाने के बाद से वहां गृह युद्ध छिड़ गया था और व्यवस्था बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अलगाववादी कटंगा बलों की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए कदम उठाया तो उनके नेता मोइज सोम्बे ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के खिलाफ हिंसा बढ़ा दी। 5 दिसंबर को कैप्टन सलारिया ने एक पलटन का नेतृत्व करते हुए एलिजाबेथ विले एयरफील्ड के निकट एक स्थिति को सुदृढ़ किया, जहां कटंगी सैनिकों ने 2 बख्तरबंद कारों और लगभग 90 सैनिकों द्वारा एक मजबूत नाकाबंदी स्थापित की थी। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया और उनके साथियों ने संगीनों, खुखरी, हथगोले और रॉकेट लॉन्चर के साथ हमला करते हुए दुश्मन के 40 लोगों को मार गिराया। कैप्टन सलारिया और उनके साथियों ने बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर दिया, जिससे बाकी लोग घबराकर भागने के लिए मजबूर हो गए। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन सलारिया अंत तक लड़ते रहे। उनकी निर्णायक कार्रवाई ने एलिजाबेथ विले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की घेराबंदी को रोका और लड़ाई का रुख मोड़ दिया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को उनके अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने आज सुबह खेत्रपाल ग्राउंड में 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की। इसमें देश के सैन्य इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर भारतीय सशस्त्र बलों में 17 महिला कैडेटों के पहले बैच को शामिल किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह सेवानिवृत्त ने अपने संबोधन में इस आयोजन को राष्ट्र के लिए बेहद गर्व का अवसर बताया। एक ऐतिहासिक क्षण में राष्ट्रीय रक्षा प्रबोधिनी की 148वीं टुकड़ी का दीक्षांत संचलन आज सुबह खेत्रपाल मैदान पर बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यह संचलन उस महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिन्हित करता है जहां पहली बार महिला प्रशिक्षणार्थी भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी पद के लिए तैयार हुई है। कल हुए दीक्षांत समारोह में कुल 339 प्रशिक्षणार्थियों को उपाधियां प्राप्त की गई, जिसमें 17 महिलाएं शामिल थी। महिला प्रशिक्षणार्थियों में श्रुति दक्ष ने कला विभाग में प्रथम स्थान प्राप्त कर कमांडेंट सिल्वर मेडल से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया। आकाशवाणी समाचार के लिए माधव जायभाई, पुणे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्देश दिया है कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2 पालियों के स्थान पर अब एक ही पाली में आयोजित की जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक ही पाली में परीक्षा कराने की व्यवस्था करें और ये सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT अगले महीने मुंबई में खुल जाएगा। कुछ वर्षों में यह संस्थान पूरी तरह स्थापित हो जाएगा। आज नई दिल्ली में श्री जाजू ने कहा कि संस्थान युवा रचनाकारों को प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करेगा। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल पीबी शब्द ने यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स और वीडियो संपादकों को निशुल्क सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित किया है। पीबी शब्द कॉपीराइट मुक्त, प्रमाणिक और उपयोग में सुरक्षित सामग्री के लिए उत्कृष्ट स्रोत है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि इजरायल ने गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है, जबकि संघर्षग्रस्त क्षेत्र में उसके सैन्य अभियान जारी हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुष्टि करते हुए कहा है कि मध्य पूर्व में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर हमास को युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। कैरोलिन लेविट ने कहा है कि इजरायल ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव में युद्ध विराम के अलावा 10 जीवित बंधकों की रिहाई और 18 मृतक बंधकों के अवशेषों को वापस लाना शामिल है। इस मामले में इजरायल की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं दूसरी ओर हमास ने अमेरिका के नेतृत्व वाले नवीनतम प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि ये युद्ध की समाप्ति सहित मूल मांगों को पूरा नहीं करता है। हमास ने कहा कि वो उचित समय आने पर अपना जवाब देगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आईपीएल क्रिकेट में आज एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। एलिमिनेटर की विजेता टीम 1 जून को दूसरे क्वालिफायर में पंजाब किंग्स के साथ खेलेगी। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज दोपहर मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 173 अंक गिरकर 81,460 पर और निफ्टी 55 अंक गिरकर 24,779 पर आ गया। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान देश के पूर्वोत्तर भाग में हल्की से लेकर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 3 जून तक ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने बिहार के रोहतास जिले में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से पीड़ित परिवारजनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 17 महिला कैडेटों का पहला बैच आज स्नातक हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2025 की परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करने के निर्देश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में आज चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।